हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के गंगा बुक से पाठ 7 मैं और मेरा देश का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इस पाठ के माध्यम से लेखक हमसे देशभक्ति की बातें नहीं करते, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि एक सच्चे नागरिक का अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है। लेखक ने बड़े ही सरल और प्रेरणादायक ढंग से बताया है कि देश का विकास तभी संभव है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्वों को ईमानदारी से निभाए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, ये कहानी का जो सार है वह लेखक ने इस तरह से बताया है कि मैं और मेरा देश एक ऐसी रचना है जो व्यक्ति और राष्ट्र के अविभाज्य संबंध को गहराई से स्थापित करती है। अविभाज्य का अर्थ होता है बिना अलग किए हुए, बिना विभाजन के गहराई को स्थापित करता है। इस निबंध के अनुसार व्यक्ति की पूर्णता उनकी निजता में ही नहीं होती, बल्कि उनके परिवार, क्षेत्र विशेष और राष्ट्र की पहचान तक से जुड़ी होती है। व्यक्ति सिर्फ अकेला ही सम्मान का या फिर अपमान का भागी अकेला ही नहीं होता, पूरा उसके सम्मान और अपमान से क्या जुड़ा हुआ है? परिवार, क्षेत्र और राष्ट्र की पहचान भी जुड़ी हुई है। व्यक्ति द्वारा किया गया हर कार्य उसकी पहचान के साथ साथ उसके परिवार, क्षेत्र और राष्ट्र से भी जुड़ा होता है। इसी विचार से लेखक यह निष्कर्ष निकालता है कि देश का सम्मान, नागरिक का सम्मान एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े होते हैं। निबंध में नागरिक के अधिकार, उसके कर्तव्य और देश की उन्नति तथा कुशल नेतृत्वकर्ता कैसा हो पर इस पर भी विचार किया गया है। लेखक इस बात पर बल देते हैं कि देश के लिए हर एक नागरिक महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है यदि वह देश के शक्तिबोध और सौंदर्य बोध को हानि न पहुंचाकर सशक्त करता है। हर एक नागरिक देश का जो सम्मान है उसे बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। मैं और मेरा देश। मैं अपने घर में जन्मा था, पला था, अपने पड़ोस में खेलकर पड़ोसियों का ममता दुलार पा बड़ा हुआ था। अपने नगर में घूम फिरकर वहां के विशाल समाज का संपर्क पा, वहां के संचित ज्ञान भंडार का उपयोग कर उसे अपनी सेवाओं का दान दे, उसकी सेवाओं का सहारा पा और इस तरह एक मनुष्य से भरा पूरा नगर बनकर मैं खड़ा हुआ था। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं अपने घर में जन्मा और पला, लेकिन मेरी परवरिश में उस अड़ोस पड़ोस का दुलार या फिर वहां के सारे नियम कानून और वह प्रेम और समर्पण सब कुछ मेरे संस्कार में मुझे मैं जो पला और बढ़ा उसमें ये सब कुछ भागीदार हैं। और लोग वहां के संचित ज्ञान भंडार का उपयोग कर उसे अपनी सेवाओं का दान दे। मैंने भी कुछ सेवाएं की उन लोगों के लिए और उनकी सेवाओं का सहारा पर और उन लोगों के भी समाज की भी सेवा का सहारा पाकर मैं एक भरा पूरा नगर बनकर मैं खड़ा हुआ। मतलब मेरी परवरिश ऐसे हुई। मैं अपने नगर के लोगों का सम्मान करता था, वे भी मेरा सम्मान करते थे। मुझे बहुतों की अपने लिए जरूरत पड़ती थी, मैं भी बहुतों की जरूरत का उनके लिए जवाब था। मतलब मैं भी उन लोगों से कुछ काम लेता था और जब जरूरत पड़ती तो मैं भी उन लोगों के काम आता था। इस तरह मैं समझ रहा था कि मैं अपने में अब पूरा हो गया हूँ, पूरा फैल गया हूँ, पूरा मनुष्य हो गया हूँ। मैं सोचा करता था कि मेरी मनुष्यता में अब कोई अपूर्णता नहीं रही, मुझे अब कुछ न चाहिए, जो चाहिए वह सब मेरे पास है। लेखक को ऐसा लगा कि जो चाहिए था, क्योंकि मेरा समाज, मैं जहाँ पर रहता हूँ, वह पड़ोस, आस पड़ोस, वह मोहल्ला सब मेरे साथ हैं और मैं पूरा हो गया हूँ, ऐसा उन्हें, लेखक को लगता था। मेरा घर, मेरा पड़ोस, मेरा नगर और मैं, वाह कैसी सुंदर, कैसी संगठित और कैसी पूर्ण है मेरी स्थिति। लेखक को ऐसा लगता था। एक दिन आनंद की इस दीवार में एक दरार पड़ गई। एक दिन क्या हुआ कि उनकी इस आनंद भरे सोच में एक दरार पड़ गई और तब मुझे सोचना पड़ा कि अपने घर, अपने पड़ोस, अपने नगर की सीमाओं में ममता, सहारा, ज्ञान और आनंद के उपहार पाकर भी मेरी स्थिति एकदम हीन है, और हीन भी इतनी कि मेरा कहीं भी और कोई भी अपमान कर सकता है। लेखक को पहले तो उनको खुद में पूर्णता महसूस होती थी कि वह पूर्ण है। क्यों? क्योंकि वह अपने पड़ोस, नगर, मोहल्ले, अपने घर में सभी से वह समान व्यवहार करते थे और पाते भी थे उस तरह से, तो वह अपने आप को पूर्ण महसूस कर रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ, उनकी इस सोच पर आघात हुआ और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा
कि अपने नगर की सीमाओं में ममता, सहारा, ज्ञान और आनंद अपमान कर सकता था, एक मामूली अपराधी की तरह। और मुझे यह भी अधिकार नहीं कि मैं उस अपमान का बदला लेना तो दूर रहा, उसके लिए कहीं अपील या दया प्रार्थना ही कर सकूं। और लेखक को वह इतने निसहाय महसूस कर रहे थे अपने आप को कि इस अपराध के लिए, उनके अपमान के लिए वह कहीं अपील तक नहीं कर सकते थे। उस अपमान का बदला लेना तो दूर की बात रही। क्या कोई भूकंप आया था जिससे दीवार में दरार पड़ गई? बड़े महत्व का प्रश्न है, इस अर्थ में भी कि यह बात को खिलने का, आगे बढ़ने का अवसर देता है, और इस अर्थ में भी कि ठीक समय पर पूछा गया ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में एक अपूर्व आनंद आता है। तो उत्तर यह है कि आपके प्रश्न का, लेखक कहते हैं, लेखक खुद से ही ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या कोई भूकंप ऐसा जो उनके विचार में जो परिवर्तन हुआ वह क्यों आया, इस परिवर्तन का क्या कारण था। तो लेखक कहते हैं कि क्या कोई भूकंप आया था जिससे दीवार में दरार पड़ गई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हकीकत में कोई भूकंप, पृथ्वी पर कोई कंपन या कोई आपदा नहीं आई थी। ये भूकंप थी विचारों की, लेखक के विचारों की ये भूकंप थी। और उनके विचारों में यह भूकंप उन्हें देखने में आया, और उनके सोच जो थी उसमें दरार उन्होंने महसूस किया। जी हाँ, एक भूकंप आया था जिससे दीवार में दरार पड़ गई। और लीजिए, आपको कोई नया प्रश्न न पूछना पड़े, इसलिए मैं अपनी ओर से ही यह कह रहा हूं कि यह दीवार थी मानसिक विचारों की। इसलिए यह भूकंप भी किसी प्रांत या प्रदेश में नहीं उठा, मेरे मानस में ही उठा था। अर्थात लेखक कहते हैं कि ये भूकंप उनके मानसिक विचारों, उनके मानस मतलब उनके मस्तिष्क में ही यह भूकंप उठा था। मानस में भूकंप उठा था। हाँ जी, मानस में भूकंप उठा था। और भूकंप में क्या कोई धरती थोड़े ही हिले थे, आकाश थोड़े ही कांपा था। एक तेजस्वी पुरुष का अनुभव ही वह भूकंप था जिसने मुझे हिला दिया। वे तेजस्वी पुरुष थे स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। अपने महान राष्ट्र की पराधीनता के दिनों में जिन लोगों ने अपने रक्त के गौरव के दीपक जलाए और जो घोर अंधकार और भयंकर बवंडरों के झकझोरों से जीवन भर खेल उन दीपकों को बुझने से बचाते रहे, उन्हीं में एक थे लाला जी। तो उनकी कलम और वाणी दोनों से तेजस्विता की अद्भुत किरणें थी। उनका जो लाला लाजपत जी की राय जी की जो कलम थे, मतलब उनकी लिखने की जो क्षमता थी, वह जो लिखते थे उसमें और उनकी वाणी में क्या थी? तेजस्विता की अद्भुत किरणें थी। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मतलब प्रभावशाली उनकी वाणी थी। वो जो भाषण देते थे और जो लिखते थे वो भी बहुत ही प्रभावशाली था। और क्या थे? वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो इसलिए उनकी जो भूमिका है देश के प्रति, वह गौरव, वह उस देश के प्रति जो उनकी भूमिका है, और यहाँ कहा गया है कि गौरव के दीपक जलाए जो घोर अंधकार और भयंकर बवंडरों के झरोकों से जीवन भर खेले। उन्होंने क्या किया? उस दीपक को जलाए रखने के लिए बहुत सी ही कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उस दीपक को बुझने नहीं दिया। वे उन्हीं दिनों सारे संसार में घूमे थे। उनके व्यक्तित्व के गठन में उनके परिवार, उनके आस पास पड़ोस और उनके नगर में अपने सर्वोत्तम रत्नों की ज्योति उन्हें भेंट दी थी। अजी क्या बात थी उनके व्यक्तित्व की, क्या देखने में, क्या सुनने में। यहाँ पर मैं लाला लाजपत राय जी के बारे में कवि कह रहे हैं कि उनका क्या व्यक्तित्व था, कितना महान व्यक्तित्व था उनका, कि वह रत्नों की ज्योति उन्हें भेंट दी थी। अजी क्या बात थी उनके व्यक्तित्व की, और क्या देखने में, क्या सुनने में। वे एक अपूर्व मनुष्य थे। कौन था दुनिया में जिस पर वे मिलते ही छा न जाते? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उनसे मिलने के बाद उनके विचारों की छाप उस व्यक्ति पर नहीं पड़ती थी। तो उनका जो बोलना और उनका जो व्यक्तित्व था बहुत ही प्रभावशाली था। पर संसार के देशों में घूमकर वे अपने देश में लौटे तो उन्होंने अपना सारा अनुभव एक ही वाक्य में भरकर बिखेर दिया। वह अनुभव ही तो वह भूकंप था। जब वह लाला लाजपत राय जी जब संसार के बहुत से देशों से घूमकर जब लौट कर आए थे, तो उन्होंने अपना अनुभव जो था, उन्होंने जो अनुभव किया था अपने देश के बारे में, वह क्या किया? एक ही लाइन में बिखेर दिया। एक ही लाइन में उन्होंने क्या सुनाया? वह अनुभव क्या था? भूकंप था। और वह अनुभव ही था जिसने लेखक के मानसिक
मानसिकता पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला, जिसने मेरी पूर्णता को एक ही ठसक में अपूर्णता की कसक से भर दिया। उनका वह अनुभव था कि मैं अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया और संसार के दूसरे देशों में भी घुमा, पर जहां भी मैं गया भारतवर्ष की गुलामी की लज्जा का कलंक मेरे माथे पर लगा रहा। लाला जी कहते हैं कि मैं बहुत सारी जगह अमेरिका गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया और भी संसार के दूसरे देशों में घूमा, मैं जहां भी गया, लेकिन क्या वहां पर मैंने देखा भारतवर्ष की गुलामी की और लज्जा का कलंक जो था वह इस देशवासियों के सिर पर रहा और उन्हें इससे बहुत ही तकलीफ, बहुत ही उन्हें अपमानित महसूस हुआ। क्या सचमुच यह अनुभव एक मानसिक भूकंप नहीं है? आप खुद ही सोच कर देखिए बच्चों कि जब आपको ऐसा लगेगा, जब आप दो चार दोस्तों के बीच में ही खड़े हैं और अपने आप को आपको दूसरे के द्वारा नीचा दिखाया जाएगा तो आपको कैसा अनुभव होगा? तो वो चीज तो आपके मानसिक वो चीज आपको बहुत ही प्रभावित करेगी, आपको बहुत ही कष्टदायक और बहुत ही लज्जित करेगी। तो इसी तरह यहाँ लेखक कहते हैं कि मानसिक भूकंप नहीं है ऐसा एक अनुभव जो मनुष्य को झकझोर कर कहे कि किसी मनुष्य के पास संसार के ही नहीं, यदि स्वर्ग के भी सब उपहार और साधन हो, पर उसका देश गुलाम हो या किसी भी दूसरे रूप में हीन हो, तो वे सारे उपहार और साधन उसे गौरव नहीं दे सकते। यहाँ पर लेखक यहाँ लाला लाजपत राय जी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर संसार के सारे सुख भी मिल जाएं और स्वर्ग का भी सब उपहार और साधन मिल जाए तो भी इस कलंक से वह कम ही होगा कि यह कलंक ही मिट जाए। यही हमारे लिए बहुत ही लज्जा की बात है कि हम वह सब दे कर भी, इतने सारे उपहारों को दे करके भी, उनके बदले में भी अगर हमें इस गुलामी से आजादी मिले तो वह उसे गौरव नहीं दे सकता। और तो ये सब उपहार भी हमें गौरवान्वित नहीं कर सकता अगर हम गुलाम हैं। तो इस अनुभव की छाया में मैं सोचता हूं कि मेरा कर्तव्य है कि मुझे निजी रूप से सारे संसार का राज्य भी क्यों न मिलता हो, मैं कोई ऐसा काम न करूं जिससे मेरे देश की स्वतंत्रता को, दूसरे शब्दों में उसके सम्मान को धक्का पहुंचे, उसकी किसी भी प्रकार की शक्ति में कमी आए। तो कहते हैं कि मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूं जिससे मेरे देश की सम्मान को ठेस पहुंचे। साथ ही उसके एक नागरिक के रूप में मेरा यह अधिकार भी है कि अपने देश के सम्मान का पूरा पूरा भाग मुझे मिले और उसकी शक्तियों से अपने सम्मान की रक्षा का मुझे जहां भी मैं हूं भरोसा रहे। देश की शक्ति पर भी मुझे भरोसा रहे और मेरा भी यह कर्तव्य है कि मैं अपने सारे कृत्यों से, सारे कामों से कुछ भी ऐसा नहीं करूं जिससे इस देश के गौरव को ठेस पहुंचे, कहीं भी, या तो देश के अंदर या देश के बाहर भी। तो अजी भला एक आदमी अपने इतने बड़े देश के लिए कर ही क्या सकता है? फिर कोई बड़ा वैज्ञानिक हो तो वह अपने आविष्कार से ही देश को कुछ बल दे, या फिर कोई बहुत बड़ा धनपति हो तो वह अपने धन का भामाशाह की तरह समय पर त्याग कर भी कुछ काम आ सकता है। यहाँ लेखक कहते हैं कि लेकिन मैं मदद भी करूं, अगर मैं अपने देश के लिए कुछ करना भी चाहता हूं तो कैसे करूं? क्योंकि मैं तो एक मामूली सा साधारण सा व्यक्ति हूं, मैं तो कोई वैज्ञानिक नहीं हूं कि कुछ आविष्कार करके अपने देश का नाम रोशन करूं, या फिर कोई धनपति या बहुत ही धनाढ्य भी नहीं हूं जो समय आने पर देश के लिए अपना बहुत सारा धन भी दूं और देकर भी अपने देश की सहायता कर सकूं। मैं ऐसा भी नहीं हूं। तो मैं कैसे अपने देश का गौरव बढ़ा सकता हूं? पर हर एक आदमी न तो ऐसा वैज्ञानिक ही हो सकता है न धनिक ही। लेकिन यह तो संभव नहीं है कि हर एक इंसान, हर एक देश का हर एक वासी वैज्ञानिक हो या फिर बहुत धनी हो। फिर तो बेचारा अपनी ही दाल रोटी की फिक्र में लगा हुआ हो। यह अपने देश के लिए चाहते हुए भी क्या कर सकता है? तो एक साधारण सा मनुष्य, यहाँ लेखक कह रहे हैं, एक साधारण सा मनुष्य तो अपनी दाल रोटी, अपना जो उसका जीवन निर्वाह है, अपने परिवार का निर्वाह है, उसी में फंसा हुआ है और अपने देश के लिए वह चाहे भी तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। इसका प्रश्न विचारों को उत्तेजना देता है। इस प्रश्न का जो उत्तर है कि क्या कोई साधारण मनुष्य अपने देश के लिए कुछ कर सकता है जिसके पास कोई साधन नहीं हो? तो ऐसा व्यक्ति भी अपने देश के लिए कुछ कर सकता है? तो इसका उत्तर देते हैं, इसका प्रश्न का विचारों को उत्तेजना देता है। आपका प्रश्न, इसमें कोई संदेह नहीं की, पर इसमें भी संदेह नहीं की इसमें जीवन शास्त्र का घोर अज्ञान भी भरा हुआ है। अरे भाई, जीवन कोई आपके मुन्ने की गुड़िया थोड़े ही है कि आप कह सकें कि बस यह है, इतना ही। वह तो एक विशाल समुद्र का तट है जिसे हर
जिस पर हर एक अपने लिए स्थान पा सकता है। यहाँ कह रहे हैं कि जीवन अगर ऐसा प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति अगर सामर्थ्यवान नहीं हो तो वह देश की रक्षा कैसे करे, तो ये बात भी, ये जो कथन है वह भी सही है। लेकिन यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अरे भाई, जीवन कोई आपके मुन्ना की गुड़िया थोड़ी ही है कि आप कह सके कि बस यह है, इतना ही है। यह तो एक विशाल समुद्र का तट है। जीवन क्या है? विशाल समुद्र का तट है, जिस पर हर एक अपने लिए स्थान पा सकता है। हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति अपने लिए स्थान पा सकता है। लो, एक और बात बताता हूं आपको। जीवन को दर्शन शास्त्रियों ने बहुमुखी बताया है। उसकी अनेक धाराएं हैं। जीवन की क्या है? अनेक धाराएं। सुना नहीं आपने कि जीवन एक युद्ध है, और युद्ध में लड़ना ही तो काम नहीं होता। लड़ने वालों को रसद का न पहुंचे तो वह कैसे लड़े? किसान ही खेती पर उपजाए तो रसद पहुंचाने वाले क्या करें? और लो, जाने दो बड़ी बड़ी बातें, युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व होता है। यहाँ पर कह रहे हैं लेखक कि जो युद्ध में लड़ता है, दर्शन शास्त्रियों ने क्या बताया है? जीवन को बहुमुखी बताया है। उसकी अनेक धाराएं हैं। जीवन की जो धाराएं हैं, जैसे एक नदी की धारा अनेक होती है, वह बहुत सारे शहरों से और बहुत सारे नगरों से होकर गुजरती है, तो वैसे ही जीवन जो है उनकी बहुत सारी धाराएं हैं। सुना है आपने कि जीवन एक युद्ध है। युद्ध में लड़ना ही तो काम नहीं है। जो लड़ते हैं युद्ध में वह तो बहुत बड़ा काम कर ही रहे हैं, साथ में उनका भी उतना ही योगदान है जो रसद उसे पहुंचा रहे हैं। लड़ाई की का सामान, लड़ने वालों सैनिकों के लिए जो खाने का सामान या उनके लड़ाई का सामान या उनकी जरूरत की जो सामग्रियां हैं, उसे रसद कहते हैं। तो जो लोग उस सैनिकों को वहां तक रसद पहुंचा रहे हैं, उनकी भी कम भूमिका नहीं है। किसान भी खेती ना उपजाएं तो रसद पहुंचाने वाले क्या करें? और यहाँ पर किसान के बारे में कहा गया है कि अगर किसान तो एक छोटा मामूली, अगर किसान सोचे कि मैं इस देश के लिए क्या कर सकता हूं, मैं तो बहुत ही मामूली सा व्यक्ति हूं, मैं तो बस इतना ही काम कर पाता हूं कि अपना पेट भर सकता हूं, लेकिन वह देश के लिए कितना बड़ा उपकार करता है कि वह खेती करता है और वह अनाज थोड़े से दामों में या जितने भी दामों में वह उस अनाज को बेचता है, लेकिन देश भर और देश के बाहर भी वह अनाज जाते हैं और लोगों तक यह एक मदद है। यह भी किसान के तरफ से देश के लिए किया गया एक मदद है। तो अगर किसान खेती नहीं करे, अन्न नहीं उपजाए, तो रसद पहुंचाने वाले क्या करें? अगर रसद पहुंचाने वाले व्यक्ति हैं और अनाज ही नहीं उगे, किसान उसे न उगाए, तो वह पहुंचाने वाले व्यक्ति का तो कोई रोल ही नहीं होगा। और लो, जाने दो बड़ी बड़ी बातें, युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है। युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है। इसका मतलब है कि अगर सैनिक लड़ रहे हैं, तो अगर जय जयकार कर रहे हैं, कोई भारतवासी या फिर कोई देश का व्यक्ति अगर जय बोल रहा है कि भारत माता की जय, और अपने सैनिकों का जो उत्साह है उसे बढ़ा रहा है और उसे बहुत ही प्रेरणादायक भाषा या फिर अपनी कविता या बोली या किसी भी ढंग से अगर उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है, सैनिकों को उन्हें बल दिला रहा है, तो यह भी अपने आप में छोटी बात नहीं है। और यह जय बोलने वालों का भी इस युद्ध में, इस महान युद्ध में महत्व है, और वह भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो बच्चों, इसके आगे हम सब सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। सेकंड पार्ट जरूर देखें, जिससे कहानी आपको पूरी अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।